बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की कविता कैदी और कोकिला की व्याख्या समझेंगे। बच्चों, कैदी और कोकिला कविता कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है और यह माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत प्रसिद्ध कविता है। और इस कविता में कवि ने एक कैदी के रूप में जेल में बंद होने और कोयल की आवाज सुनकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। जो कवि है माखनलाल चतुर्वेदी, वो एक कवि होने के साथ साथ एक स्वतंत्रता सेनानी भी है, फ्रीडम फाइटर भी है। और ये कविता जो है स्वाधीनता संग्राम के दौरान लिखी गई थी। जब देश में स्वाधीनता संग्राम चल रहा था तो ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे। स्वाधीनता सेनानियों को जेल में रखा जाता था, अपराधियों के साथ रखा जाता था, उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार होते थे, उनका शोषण किया जाता था। शारीरिक अत्याचार भी होते थे और मानसिक शोषण भी किया जाता था। तो इस कविता में कवि ने कोयल के माध्यम से भारतीयों को क्रांति के लिए प्रेरित किया है और साथ ही पराधीन भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में कितना बुरा बर्ताव किया जाता था, उस चित्र को उकेरने का प्रयास किया है कि पराधीन भारत में स्वाधीनता सेनानियों के साथ में बड़े बड़े अपराधियों की तरह दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें सताया जाता था। जबकि उनका तो अपराध क्या था? उनका अपराध तो सिर्फ इतना था ना कि वो अपने देश के लिए लड़ रहे थे। कोई वो अपराधी तो थे नहीं, पर फिर भी उन्हें जो अपराध उन्होंने किया ही नहीं उसकी सजा दी जा रही थी। तो ये उस पराधीन भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे उसकी दुर्दशा का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है इस कविता में, कैदी और कोकिला। अब कवि जो है, कवि ने ये कविता की शुरुआत कैसे की है? कवि जो एक स्वतंत्रता सेनानी भी है, ब्रिटिश शासन में जेल में बंद है और रात के समय जो चारों तरफ सन्नाटा छाया होता है तभी उसे कवि को कोयल की मधुर आवाज सुनाई देती है। तो कवि कोयल से पूछता है कि वो इस शांत समय में क्यों गा रही है। तो वो अलग अलग कल्पना करता है कि भाई अर्धरात्रि को कोयल क्यों गा रही होगी। उन्हीं कल्पनाओं का एक समन्वित रूप है ये पूरी कविता, कैदी और कोकिला। कभी कभी को लगता है कि वो किसी का संदेशा लाई है, कभी कभी को लगता है कि कहीं वो बावली तो नहीं हो गई, कभी कभी तो कवि को लगता है कि वो जो क्रांतिकारी हैं, जो भारतीय जेल में बंद है, उनकी दुर्दशा कोयल से देखी नहीं जा रही। तो इस तरह से वो अलग अलग जो कल्पनाएं हैं वो अपने मनोमस्तिष्क में उभारता है और उसने उन सभी कल्पनाओं को, अपनी विचारों को एक कैदी और कोकिला में समेटने का बहुत ही सुंदर और सफल प्रयास किया है। तो ये कविता है कैदी और कोकिला। क्योंकि जिस समय बच्चों स्वाधीनता संग्राम चल रहा था उस समय जितने भी देशभक्त कवि थे वो सभी अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति के लिए प्रेरित कर रहे थे। और उन्हीं ओजस्वी कवियों में एक है माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से भारतीयों को एकजुट करने के लिए और देश को आजाद करवाने के लिए ये एक बहुत सुंदर सफल प्रयास किया है। चलिए अब समझते हैं व्याख्या। कविता की शुरुआत होती है, कवि कहता है, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोयल बोलो तो, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि हे कोयल, संबोधन शैली है यहाँ पर, हे कोयल तुम आधी रात में क्या गा रही हो। यह आजादी का गीत है, तराना मतलब गीत है, या पराधीनता का? तुम दुख व्यक्त कर रही हो और फिर गाते गाते अचानक बीच में चुप क्यों हो जाती हो। कोयल आखिर कुछ तो बोलो, क्या तुम किसी का संदेश लेकर आई हो? और संदेश लाई हो तो वो संदेश किसका है? हे कोयल बताओ तो सही। बिल्कुल आसान सी है ये तो, आप खुद भी इसका अर्थ जो है निकाल सकते हैं। कवि जो है कोयल से पूछ रहा है कि तुम क्या गा रही हो, क्यों बीच में गाते गाते रुक जाती हो, क्या तुम कुछ बताना चाहती हो, अपना दुख व्यक्त कर रही हो, और या किसी का संदेश लाई हो, और संदेश लाई हो तो वो संदेश किसका है। आगे बढ़ते हैं।
ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। यहाँ पराधीन भारत में जेलों में किस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता था स्वाधीनता सेनानियों के साथ, उसका एक मार्मिक चित्रण किया गया है। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी अपने मन की व्यथा को बता रहे हैं कि ब्रिटिश शासन द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर जेल में ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर अंधकारमय जगह पर डाकू चोर और लुटेरों के साथ रखा हुआ है। सॉरी। यहाँ पर हमें पेट भर खाने को भी नहीं मिलता, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, और ना तो जीने देते और ना ही पेट भर मरने देते, और हमारे ऊपर 24 घंटे कड़ी निगरानी रखी जाती है। यह कैसा ब्रिटिश शासन है? यहाँ पर तो या तम का प्रभाव गहरा है, यहाँ पर तो चारों तरफ अंधेरे का प्रभाव ही है, अर्थात चारों तरफ अन्याय ही अन्याय है, उनका शोषण किया जा रहा है। कभी आगे कहते हैं, हिम कर निराश कर चला रात भी काली। इतने निराशा में वातावरण में या नकारात्मक वातावरण में चांद भी निराश होकर हमें छोड़कर चला गया है, जिससे रात और ज्यादा काली हो गई है। लेकिन हे काली मां मई सखी, इस समय काली मां मई क्यों आली? लेकिन हे काली मां मई सखी, तुम इस समय क्यों जाग रही हो? आली का अर्थ होता है सखी। तो ऐसे में, ऐसे निराशापूर्ण वातावरण में तुम आधी रात को हे सखी क्यों जाग रही हो? क्यों हूं पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। आगे कवि कोयल से पूछते हैं कि तुम्हारी चीख जो है दर्द भरी क्यों है, जो तुम गा रही हो उसमें दर्द क्यों है? ऐसा लगता है कि तुमसे हमारी दयनीय हालत देखी नहीं जा रही, इसीलिए तुम्हारे स्वर में इतनी वेदना आ गई है। हे कोयल बताओ तो सही, तुम्हें क्या दुख है? कवि आगे कह रहे हैं कि कोयल, तुमसे किसने क्या लूट लिया है? क्या लूटा? मृदुल वैभव की रखवाली सी। माना जाता है कि पूरे संसार में कोयल की आवाज सबसे ज्यादा मधुर होती है, ये तो आपने भी सुना होगा, और उसकी आवाज की इसी मिठास के कारण पूरे संसार के वैभव की सुरक्षा का दायित्व कोयल पर माना गया है। तो क्या कोयल के वैभव का संसार लुट चुका है, इसलिए अर्धरात्रि को वह दर्द में गा रही है? ये कवि कल्पना कर रहा है कि क्या कोयल के जो वैभव की सुरक्षा का दायित्व कोयल पर था, वो संसार लुट चुका है, इसीलिए वो अर्धरात्रि को इतने दर्द में गा रही है। क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से पूछते हैं, हे कोयल, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को यहाँ आकर चिल्ला रही हो? किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, या तुमने किसी जंगल में किसी भयानक आग को देख लिया है जो डर कर इतना चिल्ला रही हो? या तुमने भारतीयों के मन में भड़की क्रांति की ज्वाला देख ली है? बेटा, यहाँ दावा नल की ज्वालाएं के दो अर्थ हैं, एक तो जंगल में भड़की हुई आग, भयानक आग जो होती है जंगल की, या इसका जो प्रतीक अर्थ है कि तुमने भारतीयों के मन में भड़की क्रांति की ज्वाला देख ली है, जिसका संदेश तुम आधी रात को दे रही हो। हे कोयल बताओ तो सही। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। हथकड़ियां क्यों ब्रिटिश राज का गहना। कवि आगे कह रहे हैं, कवि को ये लगता है कि कोयल उन्हें जंजीरों में बंधा हुआ देखकर चीख रही है, गा रही है, क्योंकि वहां पर कवि जो है या और भी स्वाधीनता सेनानी है, उन सबको हथकड़ियों में बांध कर रखा जाता है, तो इसीलिए उन्हें जंजीरों में बंधा हुआ देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इसलिए जो कैदी है वो कोयल से कहते हैं कवि कि क्या तुम हमें जंजीरों में बंधा हुआ नहीं देख पा रही हो? अरे कोयल, ये हथकड़ी तो हमारे लिए गहने के समान है। कवि कह रहे हैं कि हथकड़ी नहीं है हमारे लिए,
बल्कि ये तो ब्रिटिश राज के दिए हुए हमारे लिए गहने हैं। जैसे गहने पहनकर हमें खुशी मिलती है, हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है, तो वैसे ही अंग्रेज सरकार द्वारा दिए गए अत्याचार हमारे हमारे अंदर आत्मविश्वास भरते हैं, हमारे हौसले को और ज्यादा बुलंद करते हैं। कोल्लू का चर्रक चू जीवन की तान। अब तो कोल्लू के चलने की आवाज भी हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है। जो कोल्लू की चर्रक चू की जो आवाज होती है वो बड़ी कर्कश होती है, परंतु कवि कह रहा है कि उसकी जो आवाज है, कर्कश आवाज भी हमारे जीने का, हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है। क्योंकि जैसे जैसे हमसे वो कोल्लू चलवाते हैं, हमारे अपने देश को आजाद करवाने का जो हौसला है, जो हिम्मत है, वो और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। और दिन भर पत्थरों को तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर स्वतंत्रता के गीत लिख रहे हैं। जो वहां पर उनसे ईंट पत्थर तोड़वाते हैं, उन्हें तोड़ तोड़कर हम क्या कर रहे हैं, उन पर स्वतंत्रता के, मुक्ति के गीत लिख रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि कह रहे हैं कि हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्लू का चरखा चला चलाकर ब्रिटिश सरकार के अहंकार के कुएं को खाली कर रहे हैं। ब्रिटिश अकड़ का कुआं रूपक अलंकार है इसमें, ब्रिटिश अकड़ का कुआं में, कि हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर, क्योंकि बैल की तरह कैदियों को बांधा जाता है कोल्लू में, तो वे कह रहे हैं कि अपने पेट पर रस्सी बांधकर हम उनका चरखा चला चलाकर ब्रिटिश सरकार के इस अहंकार को कम कर रहे, खाली कर रहे हैं, कि वो अपने अत्याचारों से भारतीयों को झुका सकते हैं, वो हमें नहीं झुका सकते। बेटा इसमें कई जगह रूपक अलंकार है, जैसे जंजीरों का गहना, ब्रिटिश राज का गहना, ब्रिटिश अकड़ का कुआं, इन सब में रूपक अलंकार है। आगे, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। आगे कवि कह रहे हैं कि वो चाहे हमें कितनी भी यातनाएं दे, भूखा रखें, पर हम उनके आगे झुकने वाले नहीं हैं। कवि कहते हैं, आगे पूछते हैं उस कोयल से कि तुम रात में शायद हमें सांत्वना देने आई हो। तुम्हें शायद ये बात पता चल गई है कि हम, हमारे अंदर बहुत आत्मबल है और हम ब्रिटिश अधिकारियों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। इसलिए तुम्हें भली भांति पता है कि दिन में हम सब व्यस्त रहते हैं अपने अपने कामों में, इसलिए रात में हमें सांत्वना देने आई हो। परंतु तुम्हारे इस वेदना भरे स्वर ने हमारे ऊपर गजब ढा दिया है, यानी कि हमारे मन को और अधिक व्याकुल कर दिया है। इसलिए रात में गजब ढा रही आली, कि तुम्हारे वेदना भरे स्वर ने में हमारे ऊपर गजब ढा दिया है, हमारे मन को व्याकुल कर दिया है। क्योंकि दिन में तो सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, तो इसलिए रात में कोयल गा रही है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि वो रात में उन्हें सांत्वना देने या उनके घावों पर मरहम लगाने का प्रयास कर रही है। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो क्यों रही हो, कोकिल बोलो तो। कोकिल, कवि कहते हैं कोयल से कि हे सखी, इस सन्नाटे भरी काली अंधेरी रात के अंधकार को बेद कर तुम क्यों रो रही हो। इस सन्नाटे भरी, शांत समय, सन्नाटे से भरी काली रात के अंधकार को भेद कर तुम क्यों रो रही हो, कोयल बताओ तो सही। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। मधुर विद्रोह बीज में रूपक अलंकार है फिर से। कोयल, कहीं तुम इन सोए हुए लोगों को जगाकर उनके मन में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज तो नहीं बो रही हो। कवि को लग रहा है कि कोयल आधी रात में गाकर भारतीयों के मन में, जो भारतीय सोए हुए हैं उनके मन में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बो रही है, यानी कि लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित कर रही है। इसीलिए कवि कल्पना कर रहा है कि तुम भारतीयों के मन में विद्रोह के बीज तो नहीं बो रही हो। हे कोयल, बताओ तो सही। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। आगे कवि ने इस
काव्यांश में काली शब्द का बार बार प्रयोग करके ब्रिटिश सरकार की नकारात्मकता को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मार्मिक तरीके से उकेरा है। यहाँ पर कवि कोयल के कालीपन की तुलना जेल की अन्य चीजों से करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, जिस तरह तुम काली हो उसी तरह ये रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, अंग्रेजी सरकार के कामकाज, उनकी सोच, उनकी कल्पना, वो भी काली है, यानी कि नकारात्मक है। यहाँ पर शासन की करनी भी काली, काली का अर्थ है अन्याय ही अन्याय है, नकारात्मकता ही नकारात्मकता है। काली लहर कल्पना काली, यानी कि ऐसे में, ऐसे नकारात्मक माहौल में जो मनो मस्तिष्क में कल्पनाएं उठ रही हैं वो भी कैसी है? काली, अर्थात नकारात्मक ही है। भाई जो चारों तरफ जो माहौल है अगर नकारात्मक होता है तो मन में जो भाव आते हैं वो भी सारे कैसे होते हैं? नकारात्मक ही होते हैं। मन में जो हम कल्पना करते हैं वो भी नकारात्मक आती हैं। तो मन में जो सोच विचार और कल्पनाएं आ रही हैं वो भी कैसी हैं? काली, अर्थात नकारात्मक है। मेरी काल कोठरी काली, और हमें जिस काल कोठरी में रखा गया है वो भी काली है। टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, और यहाँ पर जो हमें टोपी और कंबल मिला है वो भी काला है, और हमारे हाथों में पड़ी हुई लोहे की जंजीर भी काली ही है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर हे गाली हे आली। और आगे कवि कोयल से कहते कि हे सखी, इस अंधेरी काली रात में जो पहरेदार की हुंकार है वो भी सर्पणी की हुंकार की भांति भयानक लग रही है। जैसे सर्पणी की, काली सर्पणी की हुंकार होती है, काली साप जो सर्पणी होती है, वैसे ही जो पहरेदार हुंकार भरता है हमें उसकी जैसी लगती है। और इसके ऊपर भी वे हमें गालियों से संबोधित करते हैं। पहरेदार की जो आवाज है उन्हें देखकर मतलब हमें दिमाग में याद आता है कि वो कैद में है। तो यहाँ काले रंग को अपमान, निराशा और दुख का प्रतीक बताया गया है, माना गया है। एक नकारात्मकता का माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि ब्रिटिश शासन में सब कुछ काला ही था, अर्थात अन्यायपूर्ण था। कहीं से कोई भी नवीन आशा की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि कोयल से कहते हैं कि हे सखी, तुम मदहोशी में इस काले संकट रूपी सागर में मरने क्यों आ गई हो? संकट सागर में रूपक अलंकार है फिर से, कि कवि कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर अर्धरात्रि को मरने की ठान कर, कि तुम्हें पता है यहाँ पर कि तुम्हारी जान का कोई मोल नहीं है, मूल्य नहीं है, तो इस काले संकट रूपी सागर में तुम मरने की ठान कर क्यों आ गई हो? अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, और अपने सुरीले चमकीले मुक्ति के गीतों को, स्वतंत्रता के गीतों को इस संकट रूपी सागर में क्यों तैरा रही हो, क्यों व्यर्थ कर रही हो? कोयल बताओ तो सही कि जो तुम अपने ये चमकीले गीत का यहाँ पर प्रतीक अर्थ क्या है? स्वतंत्रता के गीत या मुक्ति के गीत। तो उस मुक्ति के गीतों को तुम यहाँ संकट रूपी सागर में क्यों तैरा रही हो, क्यों अर्थात क्यों व्यर्थ कर रही हो? यहाँ तुम्हारे सुनने वाला कोई नहीं है। अब जो है अगले काव्यांश में कवि अपनी और कोयल की तुलना कर रहा है और उन अपने दोनों की स्थिति में विषमता बता रहा है कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। उनका और कोयल का और कवि का कोई मेल है ही नहीं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली। कवि कोयल से कहते हैं कि तेरी और मेरी परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग है। मैं गुलाम हूं और तू आजाद है। तुम हरे भरे पेड़ों की डाली से एक दूसरी डाली पे घूम फिर सकती हो, जबकि मैं तो छोटी सी काल कोठरी में कैद हूं। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तू पूरे आकाश में कहीं भी उड़ सकती है, जबकि मैं तो 10 फुट के छोटे से दायरे में कैद हूं। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तेरे गीत गाने पर सब वाह वाह करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जबकि मुझे तो यहाँ रोने का भी अधिकार नहीं है। मेरा रोना भी क्या माना जाता है? गुनाह माना जाता है, अपराध माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। तेरे मेरे जीवन में इतनी विषमताएं होने के बावजूद भी
तू यहाँ रणभेरी का बिगुल क्यों बजा रही है? रणभेरी कहते हैं युद्ध की हुंकार। जब युद्ध शुरू होता है तो उससे पहले रणभेरी बजाई जाती है कि भाई युद्ध शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर कोयल मानो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की रणभेरी बजा रही है कि तेरे में और मेरे में कोई समानता नहीं है, फिर भी तू यहाँ आकर युद्ध की ललकार का बिगुल क्यों बजा रही है? कोयल बताओ तो सही। अब आखिरी काव्यांश पर पहुंच गए। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। इन पंक्तियों में कवि कोयल से कह रहे हैं कि हे सखी, तुम्हारी इस पुकार पर, तुम्हारी इस हुंकार पर, जो तुम हुंकार दे रही हो, यहाँ पर गा रही हो, मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से और क्या क्या लिख सकता हूँ, बताओ, ताकि लोगों के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जोश और देशभक्ति की भावना पैदा हो सके और वो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले। तुम बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि कवि तो अपनी कृतियों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से ही कर सकता है। हे कोयल बताओ तो सही, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कवि आगे कहते हैं कि मोहन का अर्थ है यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के स्वतंत्रता प्राप्ति के संकल्प को पूरा करने के लिए, जो उन्होंने संकल्प लिया है अपने देश को आजाद कराने का, उसे संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपनी कविताओं से किसके प्राणों में अमृत भर दूं, अर्थात अपनी कविता के माध्यम से किस तरह भारतीयों में प्राण शक्ति का संचार कर सकूं। कोयल बताओ तो सही। प्राणों का आसव में फिर से रूपक अलंकार है बच्चों, ध्यान से। रूपक अलंकार कई जगह आया है। अनुप्रास अलंकार जहां पर भी वर्ण की आवृत्ति होती है वहां होता है। हे कोयल बताओ तो सही। तो इस तरह से ये कविता की व्याख्या पूरी हो चुकी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। साथ में मैंने व्याख्या भी दी हुई है और आप इसमें से पढ़कर भी व्याख्या समझ सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और आपकी कोई किसी प्रश्न उत्तर से संबंधित या अतिरिक्त प्रश्न से संबंधित कोई भी समस्या है तो वो भी आप पूछ सकते हैं।